let us continue our topic introduction to statistics, or you may say statistical description of the data, where we have started already discussing many things about word statistics, about the data, about specifically now we are on the topic of collection of the data, and now there are methods we are discussing that regarding collecting of the data, which is basically broadly classified as primary and secondary. And in that primary, again, there are many such methods, and the list of this different methods we can discuss now. ऐसे मैंने कुछ बातें पूरी बात करी है, ज़्यादा उसमें भी बचा नहीं है, even though I am repeating it, and then I will come to the next point. तो प्राइमरी डेटा में collection of primary data is exactly where we may use interview method, आमने सामने हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और उसको क्वेश्चन आंसर करके उसमें से अपने को जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है रिगार्डिंग दैट वी यूज्ड टू कलेक्ट एंड गैदर द डेटा. देन मेल्ड क्वेश्चनर मेथड डिस्कस किया है मैंने. मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, क्योंकि हम सामने आमने नहीं मिल पाते हैं तो हम उसको इसके थ्रू, मेल के थ्रू, क्वेश्चनियर के मेथड से उसको डेटा कलेक्ट करने के लिए वो भेज देते हैं और उसको वो फिलअप करके रिटर्न करेगा, और दैट वे वी यूज टू कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन. देन देयर इज एन ऑब्जर्वेशन मेथड. ऑब्जर्वेशन मेथड देखो, बहुत अच्छा उदाहरण हमारे को मिलता है इसमें. हम तो एजुकेशन लाइन में इसलिए ज़्यादा एक हिसाब से एग्जाम्पल मेरे पास है जो आपको बताने के लिए. बाकी कमर्शियल भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. पहले कमर्शियल एग्जाम्पल बता दूं ताकि रिलेटेड टू जो कंज्यूमर्स बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं. बहुत सारे आजकल तो सीसीटीवी वगैरह और ये कैमरा सिस्टम सब आ गए हैं, उससे भी ऑब्जर्व करते हैं कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को. मगर पहले वो नहीं था, तो पर्सनली कोई इस तरह का ऑब्जर्वर वहाँ खड़ा रहता था और वो पूरी जो भी एक्टिविटी चलती रहती थी कंज्यूमर के साथ, जो इंटरेक्शन होता है यार लाइव एकदम पूरा, उसको ऑब्जर्व करते हैं. और उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं ना, बारीकी से उसको ऑब्जर्व करने का काम करते थे. वो ऑब्जर्वर उस तरह का डेटा कलेक्ट करने का काम करके लेते थे और वो डेटा में से उसको फिर समझने की कोशिश करते थे कि कस्टमर या कंज्यूमर का किस तरह का बाइंग बिहेवियर आ रहा है, या उसका ट्रेंड क्या है, या वो किस चीज के हिसाब से उसकी साइकोलॉजी बात कर रही है जब उसका इंटरेक्शन चल रहा है. क्योंकि कभी कभी होता है ये कि भाई जो शॉपकीपर है वो जब बात कर रहा है तो इट इज नॉट समटाइम्स पॉसिबल दैट कि उसको ऊपर उतना ध्यान रख पाए कि कंज्यूमर कैसे उसका मतलब क्या बिहेवियर रख रहा है, कैसे उसकी साइकोलॉजी चल रही है. क्योंकि उसका ध्यान वो कंज्यूमर के साथ वो प्रोडक्ट बताने में है, उसकी बात समझने में है, लेकिन उसके पीछे उसकी साइकोलॉजी क्या काम कर रही है, उसका किस तरह का, उसको बोलते हैं ना कि हमें ट्रेंड जानना है उसके बोलने पे से, उसके एक्सपीरियंस जो उसको मिल रहा है उस पे से हमको ऑब्जर्व करना है. तो सामने का ऑब्जर्वर खड़ा रहेगा, वो इस तरह से उसका पूरा जानकारी लेगा. वो एक ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, जिससे कि लाइव जो है रियल पिक्चर समझ में आता है कि कंज्यूमर का क्या हिसाब किताब है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जो
एजुकेशन रिलेटेड एग्जाम्पल की बात कर रहा था, उसमें खास करके जब टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह का, मैं कल हमारे रिलेटिव्स के पास गया था, तो वो मेरे फैबा जी है, उन्होंने उस समय वो कोविड वगैरह का पढ़ाई किया है या उन लोग ने उस समय के अंदर ECCED जो बच्चे लोगों की उसको बच्चे को पढ़ाने के लिए उसका कोर्स करते हैं, वो जो है कोर्स किया है, उसके बात कर रहे थे। तो उसमें उन लोगों को एक एक बच्चे का पूरा हिसाब करने के लिए उन लोगों को एक बच्चे को अलॉट कर लेते थे कि भाई ये बच्चे के साथ आपको इंटरेक्शन करना है, आपको उसको ऑब्जर्व करना है, आपके पास वो रहेगा, इसलिए आपके पास से उसको जो भी आप जानकारी उसमें से लेके उसका पूरा इस तरह का रिपोर्ट बनाइए। तो वो बहुत अच्छा मेथड होता था, क्योंकि उसमें सब स्टूडेंट्स मतलब कि बच्चे लोगों का पूरा जो बिहेवियर है उसका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस, उस तरह से जो नए टीचर्स होते थे जो ट्रेनिंग करके ले रहे हैं, ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, इस तरह से उन लोगों को अनुभव मिलता था, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन मेथड है। पढ़ाना या उनको उसके वो छोटे छोटे बच्चे को जिस तरह से ट्रेन करना, उनको सिखाना, वो एक बात हो गई, वो पर्सनलाइज्ड हो जाना है। बट आफ्टरवर्ड्स उस चीज के लिए उस उन्होंने जो पढ़ाया है या उन्होंने जो उनके ऊपर मतलब कि जो संस्कार डाले हैं उसका असर देखने का है, तो उस असर को देखने के लिए तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना। तो उन लोगों को कभी वो ऑब्जर्व करने के लिए, वो जब खेल रहे हैं तभी उधर उन लोगों को जाना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करने का। वो बच्चे को उन लोगों को अलॉट के एक टीचर से एक बच्चे का अलॉटमेंट हुआ है, तो उस टीचर को उसी बच्चे का ऑब्जर्वेशन करते रहने का है टिल दैट टाइम कि भाई उतना समय तक का ऑब्जर्वेशन रहेगा जब तक का उन लोगों का कुछ हिसाब उन लोगों को मालूम नहीं पड़ता है। दैट मच वे दे यूज टू गेट दैट ऑब्जर्वेशन। मतलब वो उसका का एक पीरियड रहता है, जैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है ना जो बोलते हैं हम, उस तरह की एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है, लेकिन दैट इज अ काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसके अंदर उन लोग का बच्चे के ऊपर का जो बिहेवियर है, उनका जो डेटा कलेक्ट करने के लिए जो जरूरत पड़ती है जो चीज की, वो ऑब्जर्व करके वो मालूम पड़ता है कि बच्चे वो हिसाब से बिहेव करते हैं जब भी वो इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। भी हमारे सामने है या हम कोई टीचर के सामने आ गए तो फिर उनका बिहेवियर अपने हिसाब से कंट्रोल हो जाता है। मेरा नेचुरल ऑब्जर्वेशन जो है वो कभी देखने मिलता नहीं। तो नेचुरल उसका जो बिहेवियर है या चेंजेस जिसको हमको देखना है, उसको हमें इंडिपेंडेंटली इस तरह से ऑब्जर्व करके ही देखना पड़ता है, विदाउट हैविंग कि भाई उनको मालूम पड़ने बिना हम उसको ऑब्जर्व करें। दैट कैन बी अ रियल पिक्चर। तो होता है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमर्शियल एक बैकग्राउंड का भी मैंने बात कर दिया, डेटा कलेक्ट करना है तो दे यूज टू हैव दिस टाइप ऑफ मेथड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन फील्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर्स। बराबर है। इसमें हम घर पे या इधर जगह पे एन्यूमरेटर्स को भेजते हैं। क्वेश्चन ईयर I think you people are just listening, and please try to have only listening. Huh? Yes, don't open your video now. I can now take proper understanding. Therefore, I am saying don't open your video, please. तो ये जो है क्वेश्चन ईयर्स, तो आपने आगे शब्द पढ़ा फील्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर्स। इसका मतलब क्या है? तो लोग आज खुद नहीं भरते हैं क्वेश्चनियर। कभी कभी हो जाता है कि आप उसको क्वेश्चनियर देंगे भी तो वो भरने का कंटाला करेगा या भरने के लिए अवॉइड करेगा, दे डोंट हैव टाइम। और मे बी इन सम ऑफ द केसेस यू फाइंड दैट कि जो जिसके पास से आपको इंफॉर्मेशन लेना है, दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ और लिटरेट इनफ
कि वो उस क्वेश्चन को समझ के पढ़ के सही प्रॉपर आंसर लिख सके, क्योंकि होता है ऐसा क्वेश्चन भरने के लिए भी वो उस क्वेश्चन को समझने पड़ेंगे, उसका सही आंसर देना पड़ेगा। तो इट में बी पॉसिबल कि भाई कुछ ऐसे लोग के पास आप जा रहे हैं जिसके पास से आपको जानकारी नहीं मिल रही है उस तरह से, तो आपको आदमी को भेजना पड़ेगा। they will explain the question, they will explain the actual requirement of their particular research or whatever the data they want to collect। उन लोगों को एक्सप्लेन करेगा ना, उसके सामने उसका आंसर वो लिख के ले लेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं भर पा रहा है, या तो वो एजुकेटेड नहीं है, पढ़ नहीं पा रहा है, इलिटरेट है, वट एवर विद द रीजन। मगर इससे क्या हो जाता है कि जो आदमी भरने के लिए भेज रहे हैं हम, वो बराबर से उसको क्या करता है, उसके लैंग्वेज से उसको एक्सप्लेन करता है। आज कोई ऐसे रीजनल लेवल पे मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ, तो वहाँ गांव के लोगों की जो रीजनल भाषा रहेगी, गांव की जो भाषा रहेगी, उस लैंग्वेज के थ्रू उनको जो मैं समझाऊं, देन इट विल बी बेटर फॉर देम टू अंडरस्टैंड। तो मैं क्या करूंगा, उस गांव की जो लैंग्वेज है उसके लैंग्वेज के हिसाब से मैं एक आदमी को उधर भेजूंगा जो वो लैंग्वेज को बोल सकता है, समझ सकता है। तो ही विल एक्सप्लेन, he will explain, and then he will try to gather the information at very basic level, क्योंकि वो लैंग्वेज एक बार उन लोगों के लोकल लोग समझ लेंगे ना, तो आसानी से उन लोग अपनी लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं ना रिप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रॉम दैट रिप्लाई, दैट एन्यूमरेटर जिसको हमने भेजा है, वो अपने क्वेश्चनियर में उस हिसाब से उसको फिलअप कर देगा। मतलब क्वेश्चन बराबर फिल होके मिल जाएगा, बट डायरेक्टली वो लोगों ने नहीं भरा है उस एरिया के, मगर ये एन्यूमरेटर ने भरा है। ये एक तरह से मदद के लिए जाता है, एंड दैट वे ही यूज टू गैदर द इंफॉर्मेशन। so this is what these are the some examples of this primary data collection methods। and यहाँ पैराग्राफ दिया है, आई विल रीड फॉर सम एग्जाम्पल मोर क्लैरिटी। देखो, interview method again could be divided into personal interview method, indirect interview method and telephonic interview method। इस आप समझ सकते हैं, ये इंटरव्यू मेथड जब पहला बात किया है उसमें उन्होंने और 3 बाइफरकेशन दिए। यू कैन टेक पर्सनल इंटरव्यू, गेस्ट को हम बुला लेते हैं स्टूडियो में, इन लोगों न्यूज वगैरह में इन लोगों को इंटरव्यू रहता है, न्यूज चैनल में आप देखते हो कभी कभी पॉलिटिशियन के इंटरव्यू लेते हैं, कभी कभी उन लोग हीरो हीरोइन की कुछ इंटरव्यू, स्पोर्ट्स पर्सन के इंटरव्यू लेते हैं, तो उन लोग को स्टूडियो में बुलाते हैं। अच्छा, फिलहाल अभी ऐसा चलता है कि भाई आने जाने का कुछ प्रॉब्लम हो या दूर है, तो उन लोग उसका वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसका इंटरव्यू लेते हैं, है ना, इसको इनडायरेक्टली। बट इनडायरेक्टली इस तरह से है तो पर्सनल। फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू, टेलीफोनिक अभी वो तो ठीक है, ये अभी बराबर जब इससे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सब सिस्टम बढ़ गया है, इसलिए टेलीफोनिक का कोई मतलब नहीं रहता है। पहले वो नहीं था तो टेलीफोनिक वगैरह अभी भी कभी कभी पॉसिबल नहीं है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इधर, तो टेलीफोन से भी लोग कनेक्ट करते हैं और उसका कम्युनिकेशन लेते हैं, करते हैं। so these are some sub systems which are under interview method which can be administered to take the data। now in personal interview method, investigator meets the respondents directly and collects the required information। then there is three form in case of natural calamity like super cyclone, an earthquake, or an epidemic like plague, we may collect in necessary data such much more quickly and accelerate accurately by applying this method। ठीक है ना, सब सीधी बात है, जिस जगह पे कुछ घटना बनी है उसके लिए भी जब जानकारी चाहिए तो वहां जाना ही पड़ेगा। if there are some practical problems in reaching the respondents directly, as in the case of rail accidents, then we may take a resource for conducting indirect interview where the investigator collects the necessary information from the person associated with the problem। ठीक है, इसको इनडायरेक्टली बोलेंगे, खुद हम जानकारी नहीं ले रहे, किसके थ्रू हम ले रहे हैं कि जो घटना में इन्वॉल्व था या घटना में जिसको बोलते हैं ना गवाह था, वहां पे वो उस दुर्घटना के समय उधर हाजिर था, वगैरह वगैरह।
तो उसके थ्रू हम जानकारी ले रहे हैं कि भाई जब आपका ये घटना बना तभी आप इधर ही खड़े थे, क्या हुआ, वो क्वेश्चंस पूछते रहते हैं ना, दैट मे बी द indirect system. Telephone interview method is a quick and rather non-expensive way to collect the primary data, where the relevant information can be gathered by the researcher himself by contacting the interviewee over the phone. The first two methods, though more accurate, are inapplicable for covering large area, whereas the telephone interview, though less consistent, has wide coverage. क्योंकि वो जो भी हम बात करेंगे उसमें सब हम समरी बोल देते हैं ना। अब जहाँ जगह पे दुर्घटना हुई है वो इतना बड़ा जगह है, वहाँ एक एक चीज को हम देखने जाएं या उसको रिपोर्ट करने जाएं तो इट मे हैव सम डिस्कम्फर्ट टू द रिसर्चर, टू द इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि वो एक एक जगह पे जाना कभी कभी मुश्किल भी हो सकता है, जाने को पॉसिबल भी नहीं हो सकता है। बट कोई आपको समरी दे रहा हो, पुलिस का कोई जैसे बोलते हैं ना, वहाँ का जो इंचार्ज है वो आपसे बात करके ले रहा है, उसने सब जानकारी दिया हो, तो वो आपसे पूरी समरी दे देगा, आपको सब डेटा अवेलेबल कर देगा, तो वो इजी भी पड़ जाता है। सो दिस आर द systems we can apply for collecting the data. Mailed questionnaire method comprises for framing a well-drafted and soundly sequenced questionnaire covering all the important aspects of the problem under consideration and sending them to the respondents with prepaid stamp after providing all the necessary guidelines for filling up the questionnaire. Although a wide area can be covered using the mailed questionnaire method, the amount of non-respondents is likely to be maximum in this method. नॉन रेस्पोंडेंट, जिसने मेल किया किसी ने नहीं रिप्लाई किया तो वो ज्यादा हो सकते हैं, इसको ज्यादा जल्दी वो नहीं है कि भाई हम उसको रिप्लाई कर दे या हम इसका आंसर दे दे, नहीं, पढ़ा है, आया मेल आया, वो अपने को अपन ने कचरे में डाल दिया या कश्ती में डाल दिया, तो ऐसे नॉन जिसको बोलते हैं रिस्पोंडेंट्स ज्यादा हो सकते हैं इन दिस सिचुएशन. In observation method, data are collected as in the case of obtaining the data on the height, weight, group of students by direct observation by using instrument. Although this is likely to be the best method for data collection, it is time consuming, laborious, and covers only a small area. Questionnaire form of the data collection is used for large inquiries for the person who are surveyed. Enumerators collects information directly by interviewing the persons having information. Questions are explained and hence data is collected. ठीक है ना, ये सब बातें की हमने. Next is source of secondary data collection. सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के भी कुछ सोर्सेज जरूरी है समझने, क्योंकि मोर और लेस हम भी कहाँ ना कहाँ इंफॉर्मेशन से जुड़े हैं, तो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन का प्रोपोर्शन ज्यादा है, कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लेने थोड़ी जा रहा है, नोबडी इज टेकिंग दैट वे, तो क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, हमको न्यूज़पेपर में से मिल जाना है, हमको न्यूज सुन के मिल जाना है, रेडियो से सुनेंगे, टीवी में देख लेंगे, तो दे आर द इंफॉर्मेशन सोर्सेज विच इज सेकेंडरी इन नेचर, हम खुद नहीं जा पाते हैं, तो ये सब सोर्सेज अवेलेबल है, जो ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज रहते हैं उस पर हमको विश्वास ज्यादा भी रहता है और रहना चाहिए, एंड वी शुड बिलीव ऑन दैट सोर्सेज ओनली, क्योंकि ये जानकारी जो है वो कोई ऐसा, आपको तो मालूम है अफवाह भी फैलता है या कुछ भी गड़बड़ वाला न्यूज फैला देता है जो एक्चुअल में है नहीं, तो वो जरूरी है, उसका सोर्स भी आपको वैलिडेट करना है. सो नेक्स्ट इज सेकेंडरी सोर्सेज. International sources like WHO, IMF, World Bank, ILO, etc. वो सब बड़े बड़े जिसको बोलते हैं ना कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे या नेशनल लेवल पे हमारे कंट्री में या दूसरे भी किसी की कंट्री में चलते हो, उस ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज के थ्रू हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सकती है और उससे हम उस पे उस विश्वास भी ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डेटा जारी किया है
उन लोग बोल रहे हैं तो हमारे को विश्वास होना ही है। तो ये सब जो सोर्सेज है वो हमारे लिए सेकेंडरी सोर्सेज हो जाते हैं। Next is government sources like statistical abstract by CSO, Indian Agricultural Statistics by the Ministry of Food and Agriculture and so on। ये सब डिपार्टमेंट बड़े बड़े जो है उसमें एक स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट हो जाता है जो अपने डेटा और रिकॉर्ड को जनरेट करते हैं प्रॉपरली और उसको इश्यू करते हैं। या कोई न्यूज़पेपर में भी छपा है तो देख लेना, उसमें इन लोग सोर्स लिखते हैं कि ये हमको सोर्स कहाँ से मिला है, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी है कि न्यूज़पेपर वाले या कोई एजेंसी लोग ये थोड़ी ना कवर करते हैं इस तरह की जानकारी। WHO जो रिकॉर्ड दे रहा है उसके लिए वो WHO खुद उसमें उसका रिकॉर्ड जनरेट करके डिक्लेयर करता है। तो वो कोई प्राइमरीली हम डेटा कलेक्ट करने वाली बात नहीं, वो उन लोगों के लिए प्राइमरीली हो गया काम कि भाई हमारे को रिकॉर्ड हमारा जनरेट करके लेना है और लोगों में मतलब पब्लिकली इश्यू करना है न्यूज में वगैरह में जो इम्पोर्टेंट डेटा रहता है। प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट सोर्सेज लाइक ISI, ICAR, NCERT जो गवर्नमेंट के मतलब की जो डिपार्टमेंट है, या तो गवर्नमेंट ने अपने अंडर कोई डिपार्टमेंट को जिसको बोलते सेपरेट लीगल एक्ट से उसको कंस्टिट्यूट किया है, जैसे तुम्हारा ICAI है, सॉरी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट। तो ये इसमें इन लोगों का जो पीछे लिखा रहता है, इट इज सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब ये रेगुलेटरी एक बॉडी हो गई, मगर ये बॉडी को एक प्रकार से उन्होंने राइट दिए हुए हैं पार्लियामेंट से, उसको ये पास करके इसका प्रॉपर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है डेवलप किया है, उसका एक एक्ट है और उसके अंडर वो चल रहा है। सीए कराने वाले कोई दूसरी इंस्टीट्यूट हो नहीं सकती। जैसा आपका ग्रेजुएशन या आपका जो भी बीकॉम वगैरह आप करोगे तो उसको कराने वाले अलग अलग कॉलेजेस हैं, अभी इस कॉलेज से करो या उस कॉलेज से करो उसमें है, लेकिन सीए करने के लिए आपके पास जो है तो एक ही इंस्टीट्यूट है, वो इज ग्रांटिंग यू फॉर मतलब आपको पूरा सर्टिफाई करेगा, आपको पूरा वो डिग्री देने का काम या जो भी क्वालिफिकेशन देने का काम करेगा। नो अदर इंस्टीट्यूशन इज देयर विद इन दिस। ओके, सीधी बात। तो ये जैसे इसको हमने अधिकार दे दिया है, इसको हमने एक राइट दे दिया है कि भाई ये जो चीज हो रही है वो एक पर्टिकुलर इस इंस्टीट्यूट के थ्रू होगी और कोई इसमें दखल अंदाजी नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की कोई इंस्टीट्यूट भी है डेटा रिकॉर्ड अपना देता है, कभी डेटा डिक्लेयर करता है, दे आर द सेकेंडरी। अब अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके थ्रू भी हम रिकॉर्ड मेंटेन करवा के उसमें से डेटा ले सकते हैं, जो काफी कभी कभी रिनाउंड भी होती है, भले प्राइवेट हो लेकिन उनका भी काम बहुत ही अच्छे ढंग से होता है, तो उसको भी लोग विश्वास में लेते हैं, उसका भी डेटा सब लोग रेफर करते हैं। दैट वे दे आर, but sometimes they are unpublished because they have only their private circulation data। जैसे कोई कंपनी का डेटा है जो कि जो पब्लिक कंपनी है वो तो देना ही है, इसको बोलते हैं कि भाई शेयर होल्डर के लिए जो जानकारी ओपन है, डेटा इज देयर। उन लोगों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की बात करो, बैलेंस शीट तक की पूरा उसका जो एनुअल रिपोर्ट होता है, दे आर ऑल्सो द काइंड ऑफ डेटा। आप कोई अभी ऐसा मत मान, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बात करी मैंने फिर भी, लेकिन अकाउंट की बात भले हो, उसके नेट प्रॉफिट या उसका पूरा असेट्स कितने हैं, फिक्स असेट्स उसकी कंपनी के कितने हैं, ये सब जानकारी जो है एक प्रकार से लोगों के लिए डेटा है और इसके ऊपर से इंटरप्रिटेशन होता है। तो जो कंपनी में लायबिलिटी ज्यादा है, एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, उनके डेट ज्यादा है या जो भी हो, उसपे से कुछ आइडिया मिलती है कि कंपनी का किस तरह का नेचर रहेगा या कि कंपनी का काम करने का किस तरह का स्टाइल रहेगा, क्योंकि उसकी लायबिलिटी इतनी बड़ी है तो ज्यादा काम क्रेडिट पे हो रहा है या क्या चल रहा है क्या नहीं, कल को मतलब ये सब अनुमान लगा रहे हैं लोग, लगा सकते हैं लोग, बिकॉज ऑन द डेटा इज अवेलेबल, ये हमारे पास सोर्सेज से अवेलेबल हो जाता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इज स्क्रूटिनी ऑफ द डेटा। स्क्रूटिनी मतलब टू चेक। तो सेकेंडरी का हमारा ये पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट इज स्क्रूटिनी करना। स्क्रूटिनी मतलब चेकिंग करना,
ऑडिट करना ऐसा भी हम बोल सकते हैं, अकाउंटिंग शब्द है लेकिन इट इज टू चेक, जनरल हम बोलते हैं इसको। अभी ये शब्द ज्यादा करके जब भी कोई टैक्स नहीं भरा होता है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का टैक्स का कभी कुछ इंक्वायरी निकल जाता है अपने ऊपर, तो उन लोग बोलते हैं आपके ऊपर स्क्रूटिनी चल रही है, सो दैट दे कैन ब्रिंग द ट्रूथ, क्योंकि हो सकता है ये जो चीज है उनको डाउटफुल लग रही है, तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे, पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंस्पेक्शन रखेंगे, उसको हम बोलते हैं स्क्रूटिनी। बट दैट इज अ कॉमन वर्ड, इन अदर सेंस आल्सो वी यूज इन द context. So since the statistical analysis are made only on the basis of data, it is necessary to check whether the data under the consideration are accurate as well as consistent, accurate है कि नहीं, consistent है कि नहीं, मैंने बोला ना, authentication of the data. No hard and fast rule that can be recommended for the scrutiny of the data. One must apply his intelligence, patience, and experience while scrutinizing the given information. अब देखो, स्क्रूटिनी मतलब चेक करना, अभी तो डेटा तो कलेक्ट हो गया, अब हम उसको चेक कर रहे हैं कि भाई वो कोई ऐसे ऑथेंटिकेशन के बारे में उसकी जो हम चेकिंग कर रहे हैं बाद में हम कर रहे हैं, तो उसके भी कुछ पैरामीटर होने चाहिए। एरर्स इन द डेटा में क्रीप इन व्हाइल राइटिंग और कॉपिंग द आंसर ऑन द पार्ट ऑफ द एन्यूमरेटर। अभी ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है कभी, कि हम जब एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को लिखते हैं तो वो लिखने में भी गड़बड़ हो जाएगी, हम भी देखने में लिखते हैं तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है कि भाई नीचे का ऊपर लिख दिया, ऊपर का नीचे लिख दिया, होता है नहीं आप अपने से भी, दैट वे दैट मिस्टेक वो भारी पड़ जाती है, क्योंकि वो वहां पे क्या उसके लिए उस जानकारी को रॉन्गली इंटरप्रेट करने को हो जाता है ना फिर, तो दैट टाइम यहाँ बोलते हैं ना कॉपिंग द आंसर ऑन द पार्ट ऑफ द एन्यूमरेटर। तो अब एन्यूमरेटर भी जब हम भेजते हैं किसी डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो उसके भी साथ शायद ऐसा गलती हो सकता है कि भाई जो आदमी ने जो आंसर दिया वो लिखना है उधर उसको, लेकिन उसके जगह उसने कुछ गलत लिख दिया, उसने हाँ बोला था, उसने ना समझ के ले लिया और ना पे टिक कर दिया, यस और नो वाला क्वेश्चन होता है, तो हो सकता है। तो एन्यूमरेटर का भी पार्ट आता है उसमें गलती का, हो सकता है। Again, there may be two or more series of the figures which are in some way or other related to each other. If the data for all the series are provided, they may be checked for internal consistency. Example, if the data for population, area, and density for some place are given, then we may verify whether they are internally consistent by examining whether the relation density is equal to area upon population that holds or not. A good statistician can also detect whether the return whether the returns submitted by some enumerators are exactly of the same type, thereby implying the lack of seriousness on the part of the enumerator. The bias of the enumerators also may be reflected on the return uh, submitted by him. This type of errors can be rectified by asking the enumerators to collect the data for the disputed case once again. भाई साहब ये भी बहुत सी बार जानने में आया है कि जो आदमी को हमने भेजा है टू कलेक्ट द डेटा, इसका खुद का कुछ पर्सनल बायसनेस हो जाता है, बायसनेस इन द सेंस उसका खुद का, समझो जो प्रोडक्ट के लिए वो डेटा कलेक्ट करने गया है समझ लो, है ना, वो हो सकता है उसको क्वेश्चन उस तरह से पूछे जिसमें कि ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट में ए प्रोडक्ट का उसका पूछने का फेवरेबल ज्यादा रहता है क्वेश्चन में। भी क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए जो न्यूट्रल हो, लोगों के सामने कोई भी प्रोडक्ट के बारे में उसका खुद का कोई ऐसा वेटेज ना दिखता हो कि लोगों को फिर आंसर देने के टाइम वही प्रोडक्ट का आंसर देने को मिले, जानबूझ के फिर वही आंसर देंगे ना लोग, क्योंकि उसने क्वेश्चन ही ऐसा पेश किया है कि उसमें ए प्रोडक्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंस लग रहा हो। दिस शुड नॉट बी हैपन। सपोज उस आदमी को ए प्रोडक्ट भले अच्छा लगता है, जो एन्यूमरेटर है, एन्यूमरेटर
मगर जब वो सामने क्वेश्चन सबके सामने रख रहा है तो उसको उसका खुद का वहां पे प्रेफरेंस रखना नहीं है, उसको तो इस तरह से क्वेश्चन को पेश कराना है जिससे कि ये न्यूट्रल रहे और सब लोगों को क्वेश्चन का आंसर देने को कुछ इस तरह से फेवरेटिज्म ना आ जावे। तो क्वेश्चन पूछने में भी वो एन्यूमरेटर का इस तरह से अंदर अपना खुद का बायसनेस हो सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इस तरह से भी कहाँ ना कहाँ इंफॉर्मेशन को गलत ढंग से हम मतलब हमारे पास पहुंच सकता है और उसका फिर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन जनरेट हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक और बात इसमें मैं जोड़ दूं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई क्वेश्चन भरना है ना, चलो ना फटाफट कुछ भी भर दो, है ना। तो वो भी कुछ काम में नहीं आएगा डेटा कलेक्ट किया हुआ, क्यों? क्योंकि उसमें किसी ने अपना, इसको बोलते हैं ना कि वो भावना से नहीं भरा है कि जो एक्चुअली जेन्युइनली भरना चाहिए। बस जबरदस्ती भरना था तो भर डाला, कुछ भी डाल डाल दिया और जाने दिया, हमको क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि उन लोगों को सीरियसनेस है नहीं। और उन लोग तो वो गलत, या तो आप नहीं भरो, या तो आप भर रहे तो जेन्युइनली भरो। गलत भर देंगे और वो चला जाएगा डेटा, उस तरह से जनरेट गलत इंटरप्रिटेशन में आ जाएगा, इट हैज नो मीनिंग। तो ये सब चीज है। अभी देखो, ये मैं भी मेरा एग्जांपल दे देता हूँ। अभी बीच में दवाई वगैरह लेने को गया था मेडिकल स्टोर में, तभी इन लोग मेडिकल स्टोर वाले भी है ना अपना को बिल देते हैं तो उनमें जबरदस्ती नाम लिखते हैं। अब मैं जो दवाई लेने गया था उसमें एक साथ 5-6 लोगों की दवाई है और मैं बिल तो एक में तो कितना किसका नाम लिखवाऊं। और मैं, और लोग जबरदस्ती नाम लेते हैं। मैं बोला कि क्या है, नाम का क्या लेना देना है, आपका तो सेल हुआ ना भाई, तो बिल ले दो, खत्म करो बात। बिल, हाँ जनरली जो आप बनाते हो आप बना लो, प्रिंटर से उन लोग प्रिंट निकालते हैं, उस लोग का सब अभी नया नया सिस्टम है। तो भाई तो कुछ भी बोला, नाम लिखो ना भाई, धीरू भाई अंबानी करके लिख दो, है ना। तो लिख दिया, अपने को क्या फर्क पड़ता है। और जबरदस्ती वो क्या है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। और मेरा नाम किसके नाम पे दवाई है, अभी वो ऐसा पूछ के खड़ा रह जाएगा। और मैं बोला भाई इसमें सब लोगों का दवाई है, 5 एक लोग हैं, उस सभी का दवा एक साथ में लेने आया हूँ, तो मैं किसका नाम लिखवाऊं। और अलग अलग बिल बनाओ सबके नाम का, मेरे को मालूम नहीं भाई किसका कौन सा दवाई, तो मैं किसके नाम पे कौन सा बिल अलग बनवा लूं। क्या टाइम पास है, और मेरे पीछे सब लाइन में खड़े हैं। अब मैं सोचूं कि भाई सब लोगों को फटाफट यहाँ क्लियर क्लियर हो जाए, मैं आगे बढ़ूं तो सब लोगों का नंबर आवे, तो इसके पीछे पड़े हैं। मैं बोला भाई नाम लिख, जो भी लिख, इस करके मैं कुछ भी बोल दिया, धीरू भाई अंबानी बोल दिया, चलता है, चल गया ना, कोई वो नाम मेरे को क्या बोलेगा भाई। उनको भी मालूम है, खाली फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं उन लोग कि नाम होना चाहिए कुछ तो, वो लोग बोलते हैं ऐसा। मैं बोला भाई क्या फर्क पड़ा। तो ये जो होता है ना, यहाँ तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, ऐसे ही मैं बोल दिया। लेकिन कहाँ कहाँ जो जेन्युइनली इंफॉर्मेशन उस तरह की जो रहती है, जो हमें रियलिटी में उसको कलेक्ट करके उसका कुछ उपयोग करना होता है, तो वो जेन्युइनली भरने को होना चाहिए। ये भी एक पॉइंट होता है कि लोगों की जो सीरियसनेस है, लोगों का जो इंटेंशन है, जेन्युइनिटी है, वो भी मायने रखता है। व्हेन यू कलेक्ट द डेटा, दे मस्ट गिव ट्रू एंड फेयर पिक्चर and answer to your question, so that enumerator can have proper information from the public. Next, आगे बढ़ते हैं। So we need to convert the qualitative information, sorry, नेक्स्ट पेज पे आता हूं मैं, पेज नंबर 14.6। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब डेटा कलेक्ट हो चुका है, अब हमको उसको प्रेजेंट करना है। डेटा को हमने प्रॉपरली गैदर कर लिया है, लेकिन उसमें से हमें उस तरह से उसका प्रेजेंटेशन करना है जिससे कि लोगों को वो प्रॉपर रीडेबल फॉर्म में दिखे, प्रॉपर उसको इंटरप्रेट कर पाए, लोगों को इजी बने उसको समझना। तो प्रेजेंटेशन इज मच इम्पोर्टेंट पार्ट इन दिस प्रोसेस। Once the data are collected and verified for the homogeneity and consistency, we need to present them in a neat and uh, condensed form, highlighting the essential feature of the data. Any statistical analysis is dependent on a proper presentation of the data under consideration. क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो प्रेजेंटेशन में पहला पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन
or organization. It may be defined as the process of arranging data on the basis of the characteristic under consideration. Characteristic under consideration into a number of groups or classes according to the similarities of the observations. Following are the objectives of classification of data. It puts the data in a neat, precise and condensed form so that it is easily understood and interpreted. भाई साहब, जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो एक हिसाब से करते हैं, जरूरी नहीं उसी को हम मतलब कि जिसको बोलते हैं कि पब्लिश कर दें। लोगों को समझने में आना है, उस फॉर्मेट में आपको पब्लिश करना चाहिए। So how they can get proper information if the data will be put in proper, neat and precise and condensed form. Condensed form in the sense लोगों को समझने में आ सके, उस लेवल तक का उसको हम प्रेजेंट करने का इच्छा रखना चाहिए, जितना भी जो भी टेक्निक अपने पास अवेलेबल हो उसके माध्यम से, और जो रेलेवेंट हो सकता है उसके हिसाब से, क्योंकि सब डेटा को कोई एक ही ढंग से हम प्रेजेंट करेंगे ऐसा हो नहीं सकता है, अलग अलग मेथड हो सकती है, अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, है ना। तो first point is done. Next, it makes comparison possible between the various characteristics if necessary, and thereby finding the association or the lack of it between them. देखो भाई, एक एग्जांपल देता हूं तुमको, अकाउंट्स का ये, इसलिए आपको मजा भी आएगा थोड़ा ध्यान में लेने को। हम कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट आप पढ़ो, मतलब आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, एटलीस्ट जो भी समझे वो समझे, नहीं समझेगा वो बाद में आपको मालूम पड़ते रहेगा, बट ट्राई टू हैव मोर नॉलेज अबाउट दिस कंपनीज अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन। अब जो कंपनी का वो निकलता है एनुअल रिपोर्ट, आजकल तो जनरली इन लोग अभी क्या करते हैं, वो कंपनी का जो भी आपने समझो किसी ने शेयर खरीदा है, यू आर अ शेयर होल्डर एंड दे मस्ट गिव द रिपोर्ट फॉर इट, कि हमारे शेयर होल्डर जो है ओनर एक प्रकार से, तो हमारे ओनर को हमारे कंपनी का एनुअल रिपोर्ट भेजना जरूरी है। तो वो अभी तो शायद कम हो चुके हैं, बाकी अभी ऑनलाइन उन लोग भेजते हैं सब पीडीएफ, या उन लोग वेबसाइट पे रख देते हैं, तो काफी टाइम हो गया उन लोग अब ऑनलाइन पे ज्यादा आ चुके हैं, कि वेस्ट पेपर को वेस्ट नहीं करना, खर्चा नहीं ज्यादा होना, ठीक है, जो भी कारण से, तो उन लोग बैलेंस शीट और रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट जो भी है, उन लोग आगे के साल का भी कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करा हुआ है वो साथ में देते हैं। समझ लो ये करंट ईयर का है, इसमें करंट ईयर की जानकारी है, और उसी चीज का लास्ट ईयर का 2 साल का समझ लो वो भी जानकारी दिया है। लेट्स से कि भाई उस समय कैपिटल कितना है वो अपने को यहाँ दिखेगा, उसके बाद और आप यहाँ पे अभी फिलहाल के ईयर में कितना है, तो आप समझ लेना, खाली कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू बात नहीं चलेगी, फिर लायबिलिटी में जो भी रहेगा, एसेट में जो भी रहेगा, एवरीथिंग दे यूज्ड टू प्रेजेंट इन रिलेटिव ईयर्स और लास्ट पास्ट 2 ईयर्स, और मे बी कंपनी का जो पॉलिसी है लास्ट के 4 साल का भी बताने का तो बता सकते हैं लोग, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्या होता है इससे, अभी आप बैलेंस शीट लेके बैठे तो क्या लास्ट के 2 साल का बैलेंस शीट लेके थोड़ी बैठे हो गया आप उसको कंपेयर करने के लिए। कंपनी क्या करती है, छाप के इसे देती है कि यू कैन प्रॉपरली कंपेयर, सामने सामने डेटा दिखता है आपको, तो ये डेटा को प्रेजेंट करने का तरीका होगा। ये क्या मेरा एग्जाम्पल का पीछे का मेन उद्देश्य मेरा मेन था ये, कि लोगों को डेटा जितना आप कन्वीनियंटली
पहुंचा सकते हो, समझने को होता है जितना उन लोगों को ना, उतना उन लोगों को क्लैरिटी दे रहता है। तो खाली तुमने डेटा कलेक्ट करने से मतलब नहीं, इसका प्रेजेंटेशन कैसा किया है वो भी मायने रख रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल हो गया तुम्हारे सामने। बाकी तो स्टेटिस्टिक्स में बहुत सारी इस तरह की, मतलब ये तो अकाउंटिंग फॉर्म का बात हो गया मेरा, कि बाकी तो टेबल फॉर्म है, डायग्राम फॉर्म है, आगे आएगा। तो easily understand and interpret. It makes comparison possible between various characteristics of necessary and thereby finding of the association। यही पॉइंट मैंने एग्जांपल दिया है, एसोसिएशन होता है, एक दूसरे से लेना देना है, तो पता चलता है कि भाई साहब ये लास्ट का कैपिटल था इतना, अभी क्यों बढ़ गया या अभी क्यों घट गया, व्हाटएवर। फिक्स एसेट के बारे में भी बात करो तो कि लास्ट ईयर अपना का फिक्स एसेट इतना का था, अभी इतना हो गया। एसोसिएशन होता है, लेना देना है, एक तरह से कनेक्शन है। तो वो कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलती है जो आप डेटा इस तरह से प्रेजेंट करते हो। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक जो बात किया ना इन्होंने, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन कंपेयर अमॉन्ग्स ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, जो भी आप कंपेयर करने के लिए दिखा रहे हैं। आपके बैलेंस शीट की बात करो तो सब चीज आ गई उसमें। हाँ, और हो सकता है आप अकाउंटिंग एग्जांपल ना लो, दूसरे तीसरे एग्जांपल के अंदर भी टेबुलर फॉर्म जो है, वो टेबुलर फॉर्म आपको इस तरह से कंपैरिजन दे सकता है। इट्स नॉट ओनली जस्ट इस अकाउंटिंग सेंस की बात कर रहा हूँ मैं। मगर आपका अकाउंटिंग इतना अच्छा लगता है क्योंकि आपका बैकग्राउंड है अकाउंट्स का, तो आपको ये सब सोचना समझना जो ज्यादा क्लोज लगता है, आपके जिससे बोलते हैं ना, आपसे रिलेटेड ज्यादा लगता है। एग्जांपल नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज पॉसिबल ओनली फॉर द क्लासिफाइड डेटा। अब मेन बात में आता हूँ, जब ये कुछ क्लासिफिकेशन बना हुआ है ना, तो ही उसके ऊपर का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम कर सकते हैं। ऐसा कभी कभी कनेक्शन होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं कि हम जैसे कोरिलेशन का एग्जांपल में लेता हूँ, ठीक है, एक है एक्स और एक है वाई, उसको आप इस तरह से क्लासिफाई करके डेटा देते हो, है ना, तो ही आप उसके अंदर से कोरिलेशन का एनालिसिस कर पाते हो। बाकी डेटा खाली मैं जिस प्रकार से लिया उस तरह से मैं आपको दे दूं, तो उसमें से डायरेक्ट कोरिलेशन निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। उसको पहले तरह तुम्हारा इस तरह से स्टाइल में लिखो, प्रेजेंटेशन में लेके आओ, बराबर है ना। तो ये इंफॉर्मेशन अब जब आपके सामने आ रही है तो आप इसमें से कोरिलेशन कोएफिशिएंट आराम से फाइंड आउट करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये एक खाली कोरिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे काफी सारे मुद्दे रहते हैं जिसमें हम हमारे प्रेजेंटेशन के अनुसार जो हम उसको प्रेजेंट करें, तो उसके ऊपर का जो एनालिसिस बनना चाहिए, वो एनालिसिस इजीली हो सकता है, प्रॉपरली कन्वीनियंटली कर पाते हैं हम। It eliminates unnecessary details and make data more readily understandable। भाई साहब, जब हम इसको प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं तो उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके ऊपर की जो हमारी अननेसेसरी डिटेल वगैरह जो हटा देते हैं ना, तो वो हमको नड़ेगी नहीं। कभी कभी डेटा कलेक्ट करने के जाते हैं तो बहुत सारी डिटेल हम लेके आते हैं, लेकिन कुछ डिटेल फिर कैलकुलेशन के लिए जो हमको जरूरी रहता है उसको फिर हम प्रेजेंटेशन में लिखते नहीं है, वो अननेसेसरी हो जाती है हमारे लिए। दो यू हैव कलेक्टेड इट, बट एट दैट मोमेंट कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू की जब बात आ रही है तभी उसकी जरूरत नहीं। तो यहाँ लिखा है खास करके, एलिमिनेट्स अननेसेसरी डिटेल्स एंड मेक द डेटा मोर रेडिली अंडरस्टैंडेबल। तो क्या और नड़ने वाली बात नहीं है ना। ज्यादातर करके जो भी इंफॉर्मेशन में आगे पीछे की बात ज्यादा करते हैं तो वो अपने को लगता है क्या फालतू है, फालतू जानना। मेन मुद्दे पे आओ, मेन जानकारी पे आओ ना। होता है कि नहीं ऐसा पढ़ने, कभी कभी न्यूज में न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं हम लोग, तो वो हेडलाइंस ऐसा बड़ा है, बोल्ड अक्षर में दिया रहता है, तो अपने को हेडलाइन का पढ़ के अपने को अच्छा लगता है कि नहीं इसका अपन स्टडी करना चाहिए। तो हम जब अंदर का इंफॉर्मेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इंफॉर्मेशन हमारी इच्छा रहती है कि हमको जानकारी डायरेक्टली मिल जाए, तो वो लाइन तो पढ़ते जा रहे लेकिन उसमें फालतू फालतू काफी कुछ लिखा रहता है। मेन मुद्दे पे जब आते हैं तभी मालूम पड़ता है हाँ ये न्यूज के रिलेटेड बात थी जो हमें जाननी थी। तो जो फालतू का पढ़ लिया वो तो ठीक है ना, टाइम पास हो गया मेरा, लेकिन हमको तो मालूम नहीं था कभी कौन से लाइन में उन्होंने वो जानकारी दी है, तो हमको तो पूरा पढ़ना ही पड़ा। तो समटाइम्स वी फिल्टर दिस इंफॉर्मेशन इन सच ए वे। फिल्टर करना मतलब जो अननेसेसरी होता है, चाय को फिल्टर करते हैं वो चाय पत्ती निकल जाती है, तो
रहती जो चाय है वही हमको हमारे लिए पीने के लायक है, तो जो फिल्टर चीज करके ले ली है तो वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसमें भी हम फिल्टर वर्ड यूज करते हैं कि भाई डेटा जो हमारे लिए लायक है, हमारे जरूरत के हिसाब से एनालिसिस करने के लिए या फॉर्मूला में उसको यूज करने के, उसका एनालाइज करना है हमको, तो वो बस उतना जानकारी जरूरी था, वो हमको दो। ज्यादा आगे पीछे का जो बोलते हैं ना जिसको, वो नहीं चाहिए हमको, वो हटा दो। वो खेत में ना, गेहूं का खेत या कोई तो खेत है, उसमें उन लोग जब ये क्रॉप्स उगाते हैं गंदे कल्टीवेट, अब उसमें उन लोगों के आजू बाजू में जमीन में जगह पे वो घास भी उग जाता है। क्या वो तो नेचुरल चीज है, वो भी गई साथ में। हम तो गेहूं का एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में गेहूं उगा रहे हैं, कल्टीवेशन गेहूं का कर रहे हैं, लेकिन उगने उगने में बाकी सब जो है ना ऐसी भी चीजें उग जाती है जो वेस्ट होती है हमारे लिए। तो उन लोगों को तो बाय प्रोडक्ट जिसको बोल देते हैं, उन लोगों को तो फिर उसका भी कटाई करना पड़ेगा ना, मगर उसको उसका ध्यान में लेने का नहीं है। वो उन लोगों का उन लोग क्या यूज करते रहेंगे, मवेशियों को खाना खिला के लेने का उसमें उन लोगों को खिला देते रहेंगे, और तीसरी बात हो गई। लेकिन उनकी जो मेन कंसंट्रेशन था वो तो गेहूं के प्रोडक्शन पे है। ये सब आजू बाजू की चीज अपने आप उग जाती है नेचुरल। तो डेटा कलेक्ट करने के अंदर भी कभी कभी एन्यूमरेटर पूरा डेटा कलेक्ट जब करने जाता है तो उसको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने मिलती नहीं, कभी कभी आजू बाजू का इंफॉर्मेशन उनको धीरे 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 गैदर करके आगे बढ़ना पड़ता है। और उनको मालूम भी रहता है कभी कभी कि ये जो आजू बाजू का इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है अभी फिलहाल, वो हमारे लिए तो यूजफुल नहीं है, लेकिन वो नहीं मिलेगी कि तो वो नहीं मिलेगी तब तक अंदर की जानकारी हमको नहीं मिल पाएगी, तो उसको वो सब इंफॉर्मेशन जानबूझ के लेना ही पड़ता है। और वो घाय करेगा तो घाय करने पे वो डेटा मिलने वाला नहीं है। इस तरह से पेशेंस होना चाहिए लोगों में। आज बहुत सारे आप ये सीआईडी वगैरह ऐसा सब रहता है ना, जो क्राइम ब्रांच ये सब, उसका ऊपर जब भी वो ये इंक्वायरी आती है, तो जो कातिल को पकड़ने का है उनको इंक्वायरी करते हैं जब भी, वो जरूरी नहीं वो कातिल ही वही होगा जिसके ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं। उन लोग 10-20 लोगों से डाउटफुल है तो उन लोगों को सबके पास उनको जाना पड़ता है, सबको इंक्वायरी करना पड़ता है। लेकिन किसी के पास भी जब इंक्वायरी करेंगे तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन पे नहीं आएंगे या डायरेक्टली उनके मुद्दे पे नहीं आएंगे, आजू बाजू की बहुत सारी बातें करेंगे। धीरे 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 उससे पास से जानकारी लेते लेते आगे बढ़ेंगे, अंदर जाएंगे डेप्थ में, फिर उसको क्वेश्चन करेंगे। तो पहले ही इंक्वायरी में उनको मेन मुद्दे के बाद में मत पूछ लेंगे। जब बात वहां खत्म भी हो जाएगी, या तो हो सकता है कि बात अधूरी रह के खत्म हो गई है, तो हो सकता है उसी के ऊपर हमारा डाउट रहना था, अगर वो अनडाउटली निकल गया, बाइज्जत बरी हो गया। व्हाट आई मीन टू से कि ये आगे पीछे का बात होता ही है। डेटा में भी आगे पीछे का डेटा अननेसेसरी कभी कभी कलेक्ट हो जाता है। मेरा मेन मुद्दा डेटा पे था। तो इट एलिमिनेट्स अननेसेसरी डिटेल्स। इसको हम प्रेजेंटेशन जब भी करेंगे ना, तो हम अब बस लास्ट मुद्दे मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ। तो जब भी हम प्रेजेंटेशन करेंगे तो आगे पीछे का ऐसा अननेसेसरी जो मुद्दा रहेगा ना, उसको हमें एलिमिनेट करवाना है, ताकि मेन इंपॉर्टेंट हमारे को जो जानकारी मिलना चाहिए उसी पे हम बराबर से फोकस कर सकें। नेक्स्ट, डेटा में भी क्लासिफाइड एज क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल, और यू में से टाइम सीरीज है। देखो अभी टाइम सीरीज एनालिसिस हमको करना है, ये बात निकली है तो बता देता हूँ। क्रोनोलॉजिकल एक हम समय के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से उसको हम अरेंज करते हुए लिखते हैं और डेटा उस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ताकि क्या होता है एक हिसाब से पता। जैसे टाइम सीरीज में ज्यादातर करके आप देखोगे 11 में क्योंकि आपने किया भी है, मगर इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टाइम के आधार पर डेटा दिया रहता है, जैसे कि 1990 है, 91, 92, 93, इस तरह से आगे बढ़ता हुआ डेटा मिलता है कि भाई इस सालों का हमने समझो कंट्री का जीडीपी देखा, या इस सालों का हमने कंट्री का एक्सपोर्ट कितना हुआ है वो देखा, इंपोर्ट कितना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वॉट एवर द डेटा विल बी, बट दैट डेटा इज रिप्रेजेंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बराबर है, टाइम के आधार पर एग्जाम्पल लिखा है टाइम सीरीज डेटा। और फिर वो टाइम सीरीज डेटा ऐसा ऐसा जरूरी नहीं साल के हिसाब से हो, प्लीज। इट हैज chronological order in terms of months, in terms of weeks, in terms of days also। शेयर मार्केट में तो 15-15 मिनट का या 15-15
10 10 मिनट का हम लोग डेटा कलेक्ट करते हुए देते हैं कि भाई शेयर का प्राइस कितना अपडेट हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो इट हैज अ सीरियल सेंस कि भाई उसका एक ऑर्डर में जो है पहले से अभी तक का, उस तरह से वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना ज्यादा हम पसंद करते हैं। उस तरह के प्रेजेंटेशन को बराबर से हम ध्यान में ले सकते हैं। नेक्स्ट जियोग्राफिकल एंड स्पेटियल सीरीज डेटा। जैसे कि भाई आज गूगल मैप देखो, है ना, एक लेटेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ। तो उन लोग पूरा अपने को गूगल मैप में पूरा उस प्रकार का इंफॉर्मेशन दे देते हैं जो कंप्लीटली पूरा जानकारी हमारे जियोग्राफिकल एरिया का बोलो या लोकेशन का बोलो, व्हाटएवर, वो अपने को दे देता है। तो उस तरह का जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं तब, जैसे रोड मैप है, लोकेशंस है ना, बाउंड्रीज है, कुछ रीजनल लेवल की बाउंड्री है, अपने एरिया की बाउंड्री है, देन देर में भी कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू बात करो तो उस तरह का इंफॉर्मेशन, रोड्स कितने कहाँ से कहाँ जा रहे हैं उसकी जानकारी, रेलवे ट्रैक्स कहाँ से कहाँ है, कौन से स्टेशन को कनेक्ट करते हैं, और रूट्स कितने अवेलेबल रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देर में भी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, कहाँ जंगल के एरिया है तो वहाँ का जंगल एरिया भी वहाँ उन लोग लोकेट करके बता देते हैं कि ये यहाँ से फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट होता है, ऐसा सब, हाईवे किधर है, रोड्स किधर से किधर जा रहे हैं, दैट वे। कुछ चीज का अपने को लोकेशन भी देखना है वो बता देता है, तो जियोग्राफिकल सीरीज। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल डेटा। क्वालिटेटिव जो हमने ऑलरेडी चर्चा किया है, उसमें हमारी क्वालिटी, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में हमको जानकारी देते हैं। जैसे टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, कंट्री के अंदर का लोगों का उसका प्रेफरेंस के बारे में बात हो, पॉलिटिकल व्यू हो, है ना, अपने लाइकिंग्स डिसलाइकिंग की बात हो, अपने रिलीजियस बिलीफ की बात हो, बहुत सारे क्वालिटेटिव अप्रोचेस में इधर लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटेटिव यूज किया जाता है। देन दिस क्वालिटेटिव, और देयर कैन बी यूज, वी कैन यूज कार्डिनल डेटा, कार्डिनल, quantitative, as you know it is measurable in numbers, so it is quantitative. So when the data are classified in respect of successive time points or intervals, they are known as time series data. ये अभी आपने को नीचे explanation दिया है, I am just reading it, any other extra part रहेगा तो मैं discuss करता हूँ। The number of students appeared for CA final for the last 20 years is the production of the faculty per month from 2000 to 2015, etc. The example of time series data. Next, data arranged region wise are known as geographical data. If we arrange the students appeared for CA final in the last 2015 in accordance with the different states, then we come across geographical area. अब आप उसका सब स्टूडेंट्स जो लोग अटेंड कर रहे हैं सीए के लिए, उसके अंदर आप रीजनल वाइज कंपैरिजन देखो, भाई तमिलनाडु से कितने हैं, महाराष्ट्र से कितने हैं, वगैरह वगैरह। तो ये फिर आपका कंपैरेटिवली जियोग्राफिकली डेटा क्लासिफाई हो रहा है। डेटा क्लासिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एट्रीब्यूट आर रिफर्ड एज क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है ना। एट्रीब्यूट आगे आया था ना, एट्रीब्यूट, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, quantitative characteristics is called as variable. Data on nationality, gender, smoking habit, group of individuals are examples। देखो ना, हैबिट का बोला, टेस्ट का बोला, प्रेफरेंस, सब उसमें छोटे छोटे एग्जांपल इस तरह से आप देख सकते हैं। वो सब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है। Lastly, when the data are classified in respect of a variable, say height, weight, profits, salaries, etc., then they are known as quantitative. Next, data may be further classified as a frequency data, non-frequency data. The qualitative as well as quantitative data belong to the frequency group, whereas time series data and geographical data belong to the non-frequency group. ये interesting part है। देखो, ये जो है, मैंने यहाँ जो टाइम सीरीज का डेटा बताया, इसमें 1990 एक ईयर है, ऐसा आपको 93, 94 यहाँ तक का भी दिया हुआ, ये पूरा ईयर है। और इसमें एक्चुअल कितने का प्रोडक्शन हुआ है उसकी आपको जानकारी दी है। समझो 1990 में इतने का प्रोडक्शन हुआ, 91 में इतने का प्रोडक्शन हुआ, इतने का हुआ, तो दिस इज अ क्वांटिटी।
of any particular thing they are giving, जैसे प्रोडक्शन ऑफ wheat, प्रोडक्शन ऑफ राइस, whatever. अब ये जो डेटा है इसमें, और ये जो मैं डेटा आपके सामने रख रहा हूं उसमें एक आपको जो फर्क दिखेगा वो मुझे आप बताओ. यहां मैं ले रहा हूं x, मतलब कि मार्क्स. तो मार्क्स से अच्छा है हम देखते हैं प्रोडक्शन. चलो, ठीक है. एक प्रोडक्शन के लिए लेवल की बात करते हैं तो के 0 से 10,000 का प्रोडक्शन, तो के 10,000 से 20,000 का प्रोडक्शन, 20,000 से 30,000 का प्रोडक्शन, है ना, 30,000 से 40,000 का प्रोडक्शन, अप टू ये मैक्सिमम मैं पकड़ता हूँ. ऐसे कितनी कंपनी है? तो ये रेंज में प्रोडक्शन करने वाली तो 5 कंपनी है. ये रेंज में प्रोडक्शन करने वाली तो 25 कंपनी है. ये रेंज में प्रोडक्शन करने वाली तो 10 कंपनियां हैं. और ये रेंज में प्रोडक्शन करने वाली 6 कंपनियां हैं. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये नंबर ऑफ कंपनी जो दिया है ये है फ्रीक्वेंसी, और ये प्रोडक्शन है, मेरा वेरिएबल एक्स है, ये फ्रीक्वेंसी है. ये जो डेटा आपके सामने टेबल में मैंने दिया है दैट इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ये सब आपको मालूम है. इन अभी थोड़ा हम उसको अलग एंगल से, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज नाउ वी आर फाइंडिंग एंड लर्निंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेटा. ये डेटा को यूज करके आपने काफी चैप्टर में क्वेश्चंस कैलकुलेशन में किए हुए हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट व्हिच वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द different chapters. Now we are looking to the pattern of the data, pattern of the presentation, how the data is presented, उसके बारे में हम समझ रहे हैं बात को. तो ये जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. वेरस यहाँ जो टाइम सीरीज के बारे में डेटा मैंने लिया हुआ है, इसमें टाइम सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में डेटा है, इधर कहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी नहीं है. एक्चुअल में रिकॉर्ड है जो वो प्रोडक्शन ईयर वाइज दिया हुआ है, इधर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है प्रेजेंट की हुई है. तो यही लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट. डेटा में भी फर्दर क्लासिफाइड एज फ्रीक्वेंसी डेटा एंड नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा. अब मेरे को बताइए ये टाइम सीरीज डेटा को आप क्या बोलेंगे? नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा, बिकॉज फ्रीक्वेंसीज आर नॉट प्रेजेंटेड. बट इस टाइप का डेटा है, मैंने जो बताया प्रोडक्शन और नंबर ऑफ कंपनी के बारे में बात किया है, इसमें फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और यू में से फ्रीक्वेंसी डेटा. Next, the qualitative as well as quantitative data belong to the frequency group, whereas time series data and geographical data belong to non-frequency type. See, समझ में आया ना? एग्जाम्पल भी वही मैंने अवेलेबल किया. नेक्स्ट, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. मोड मतलब तरीके, अलग अलग प्रेजेंट करने के तरीके क्या हैं, जो आगे मैंने एक आध बार बोल भी दिया है. मोड्स टू प्रेजेंट द डेटा. ठीक है, सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. पूरा भर भर के लिख के दे देते हैं ना भाई, पढ़ना पड़ता है ना. टेक्सचुअल, डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं उसको. नेक्स्ट, टेबुलर प्रेजेंटेशन. टेबल बनाते हैं भाई, डायग्रामिक. और इनमें से डायग्रामेटिक, डायग्राम के बदौलत बनाते हैं, डायग्राम बना के बनाते हैं. टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन आप पढ़ने का है, आपको होमवर्क दिया हुआ है, पैराग्राफ पूरा पढ़ लेना. टेबुलर प्रेजेंटेशन में हम आगे बढ़ते हैं. चलो, टेबुलर के और आगे बढ़ते हैं हम. Tabular form in the sense a particular table is taken for presenting the data. टेबल के बहुत सारे तरीके हैं, टेबल के पैटर्न्स हैं, टेबल अलग अलग स्टाइल से बना लेते हैं, टेबल का अपना अपना
मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि जिस प्रकार से डेटा रहेगा उस तरह से आप टेबल बना लोगे जरूरत के हिसाब से। जो इंपॉर्टेंट टेबल के जो पार्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ टेबल, समझ रहे हैं, उसको हम चर्चा में लेंगे कि जो पूरा टेबल होता है उसमें किसको क्या बोलते हैं। तो आफ्टर द डेटा इज कलेक्टेड, it is presented or moreover it is classified arranged in a table अब टेबल बोला तो फिर उसमें नंबर ऑफ रोज रहेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे, है कि नहीं, होता है। तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स के आधार पे टेबल बनता है, which is called the table. The purpose of tabulation is to simplify presentation and to facilitate comparisons. बहुत जरूरी है, टेबल के माध्यम से अपने को इंफॉर्मेशन बहुत ही कन्वीनियंटली समझने को मिल जाती है। वी कैन हैव इजी रेफरेंस टू द डिटेल्स, वेरियस डिटेल्स प्रोवाइडेड इन द टेबल, क्योंकि जब जानकारी पूरे पैराग्राफ में लिखी पड़ी है उसको पढ़ने में किसी को ज्यादा टाइम कंज्यूम करने का इंटरेस्ट नहीं है, नॉर दे मे गेट क्लियरिटी, बिकॉज डिस्क्रिप्शन में लिखा है पूरा ऐसा भरा पड़ा रहता है, कोई पढ़ के उसका ज्यादा जानकारी लेने का प्रयत्न नहीं करता है और वैसा ही पड़ा रहेगा। फिर उससे अच्छे तुम उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो तो करो, बराबर से उसको प्रेजेंट करो ताकि लोग उसको रीड बराबर से करें, इंटरेस्ट भी लें और आपका जो डेटा देने का जो एक इंटेंशन है वो फुलफिल हो जाए। नहीं तो क्या होता है, लोग पढ़ेंगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं, उसका फिर मीनिंग नहीं है ना, मीनिंगलेस हो जाता है ना फिर वो जो इंफॉर्मेशन आप पेपर पे छाप रहे हो या कुछ भी जानकारी दे रहे हो। तो पीपल नाउअडेज मोर इन दैट सेंस कि भाई उन लोगों को जैसे इंटरेस्ट लगेगा वैसे उन लोग पढ़ना चाहिए। तो इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में आपको एक पहला फॉर्मेट टेबल आ जाता है, लोगों को उसको इंटरेस्टिंगली उसको रीड करने में प्रेफरेंस देते हैं। ये है, आगे आएगा डायग्राम का मेथड। पीपल यूज टू हैव मोर प्रेफरेंस टू दैट टाइप ऑफ फॉर्मेट। अब इसके इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट्स है, मैंने बोला आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ टेबल। तो पहला है टेबल नंबर, दूसरा है टाइटल, तीसरा है कैप्शन, चौथा है स्टब्स, पांचवा है बॉडी पार्ट और यू मे सिंपली से बॉडी, हेड नोट, फुट नोट, बॉक्स हेड। चलो अब इसको हम इलाबोरेट करते हैं। पहला जो है टेबल नंबर, तो इसमें ज्यादा अपने को चिंता नहीं है बोलने के लिए। आप कभी भी कोई टेबल दिए रहते हैं ना तो उसमें देखना, ज्यादातर करके हम हमारी टेक्स्ट बुक को देखेंगे, आपके सामने जो उदाहरण ज्यादा अच्छे से रहेगा वो आपके टेक्स्ट बुक का 12th की टेक्स्ट बुक्स वगैरह रहेगी, उसमें ना खास करके इको वगैरह में देख लेना उन लोग टेबल, खास करके उसमें इकोनॉमिक्स में देखना
कोई भी जैसे डिमांड कर्व दिया हुआ है, तो डिमांड कर्व के डायग्राम के ऊपर उन्होंने डिमांड का शेड्यूल का टेबल दिया हुआ है, वो टेबल के ऊपर देखना टेबल नंबर दिया रहेगा। और समझ लो पूरे चैप्टर के अंदर 4-5 डायग्राम है, 4-5 टेबल है, तो वो सभी के डायग्राम और टेबल को नंबर दिए रहते हैं, ताकि ये मालूम पड़े कि नंबर के हिसाब से कभी कोई आगे आपको लिखने में उन लोगों ने ऐसा सीरियल नंबर के आधार पे उन लोगों को रेफर करवाना है कि रेफर टू दिस टेबल। तो दिस टेबल मतलब कौन सा टेबल है ना। तो इफ दे हैव परफेक्ट नेम, परफेक्ट नंबर, आई मीन टू से, तो उन लोग नंबर लिख के दे देते हैं उसको, और फिर उधर लोग लिखते हैं रेफर टू टेबल नंबर फर्स्ट, रेफर टू टेबल नंबर थर्ड। तो क्या होता है, आदमी जो पढ़ रहा है उसको वो कौन से टेबल को रेफर करना है, उसमें वो डायरेक्टली जाके पहुंच के वो पढ़ लेता है। So this is an advantage for having table number, table number। ये हर एक टेबल के ऊपर लिखा रहता है, ये आपको मार्क करना है, आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट, so next one is, second is title। सीधी बात है, आप कोई भी देखो टेबल पढ़ेंगे ना, तो उसके उसके ऊपर उन लोगों ने टाइटल मारा रहता है, क्योंकि मालूम पड़ना चाहिए कि दिस टेबल बिलोंग्स टू विच इंफॉर्मेशन, इसका टाइटल क्या है, क्लैरिटी क्या आनी चाहिए उसमें से अपने को। तो ये आपको पता चलना चाहिए कि ये टाइटल देने के कारण हमारे को मालूम पड़ता है कि ये टेबल में जानकारी किसके बारे में है। क्योंकि खाली टेबल पढ़ते बैठने में अपने को जानकारी किसके बारे में ऐसे डायरेक्टली पता नहीं चलता है। सपोज कभी कभी वो अपने को दिमाग में जोर लगाना पड़ता है, क्या जानकारी दिया होगा उन्होंने। But if they clearly write in the title that this is the table or this is an information regarding the marks of the 100 students of commerce in the year 1990-91, हाँ, तो ये ऐसा हाइडिंग से पता चलता है, टाइटल से पता चलता है कि क्या है। जेंडर वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ द सैलरी ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी है ना, तो नीचे टेबल में जो जानकारी दिया है वो जेंडर वाइज दिया है, मेल फीमेल के हिसाब से दिया है, उसके सैलरी के बारे में ये मालूम पड़ता है अपने को, ये मालूम पड़ता है। सो टाइटल, एवरी टेबल मस्ट हैव अ सुटेबल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड ब्रीफ। छोटा, ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट, सिंपल, जो हमें आइडिया दे। व्हाट द आइडिया अबाउट कंटेंट ऑफ द टेबल, which content is there in the table that gives our this gives information and the title. Third, caption. The column headings are called caption. ध्यान रखो, column heading are called caption. There may be more than one column heading. They are placed at the top margin of the table. A column can have many sub-columns also. If different columns are expressed in different units, then the units should be mentioned along with the caption. अब कॉलम्स रहते हैं ना, कॉलम्स, उसके हेडिंग को कैप्शन बोलेंगे, उसको हेडिंग तो देना पड़ेगा। कोई भी कॉलम है, टेबल में तो रोज और कॉलम्स ही रहती है, तो उसको स्पेसिफाई करा है इन लोगों ने कि जो कॉलम का हेडिंग होएगा तो उसको हम अलग से नाम क्या बोलेंगे, कैप्शन। नेक्स्ट, और खास बात,
मैं बोला कि भाई जैसे कॉलम में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें यूनिट्स का प्रेजेंटेशन देना रहता है, तो वो यूनिट भी उसमें बाजू में लिखना जरूरी है, ताकि पता चले कि कुछ कुछ प्रोडक्ट किलो में है, कुछ प्रोडक्ट लीटर में है, तो उसका उसका वहां पे कॉलम के ऊपर उसके साथ साथ हेडिंग में कैप्शन के साथ साथ उसका यूनिट भी मेंशन करना है। फोर्थ, स्टब। रो हेडिंग आर कॉल्ड स्टब। सीधी बात है ना, टेबल में रोज भी है, और रो जितने भी उसके हेडिंग्स जो हम लिखेंगे उसको हम बोलेंगे स्टब। और नॉर्मली सा हमारा टेबल का जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें जो रो होती है ना, वो रो का हेडिंग, ये सब कॉलम है समझ लो आगे, लेकिन ये है पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, उसका हेडिंग जो हम इधर लिखेंगे, तो यहाँ खास बात समझ लेना, देर में बी मोर देन वन रो हेडिंग एज देर आर एक्सट्रीम लेफ्ट इन द टेबल, लेकिन सभी रो का हेडिंग हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, लेफ्ट से लिखते हैं, है ना, इधर लिखेंगे पहले में। ये एक हमारा सिस्टम है, लेफ्ट टू राइट हम आगे बढ़ते हैं ना, मगर हम मतलब रो का हेडिंग और कॉलम का हेडिंग कुछ इस तरह से अपना टेबल का स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम बाइवेरिएट टेबल बनाते हैं, उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ये ये कॉलम के हेडिंग है, यहाँ पे रो के हेडिंग है, और रो के हेडिंग ही लेफ्ट है ना, लेफ्ट में से हो रहा है, लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट। हमारा टेबल का जनरेट करने का तरीका इस तरह का है, बेसिक। So that is what this heading of this rows are called as stuff. तो ये चौथा हो गया stuff. Next is, मैं पहले आता हूँ हेड नोट पे। हेड नोट, the brief explanatory note relating to the table which has not been included in the title or caption or stub is called head note. It is placed below the title and it is enclosed in brackets below the title. अब जो हमने टाइटल लिखा है, ये समझो टेबल है, ऊपर इसका टाइटल लिखा है, टाइटल, ठीक है। और टाइटल के लिए तो हमने बोल दिया कि भाई वो तो टेबल का पूरा पूरा टाइटल जो है उसको एक्सप्लेन करता है किसके बारे में ये टेबल, मगर ये जो हेड नोट लिखने का है हमारा सिस्टम, द ब्रीफ एक्सप्लेनेटरी रिलेटिंग टू द टेबल व्हिच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द टाइटल और कैप्शन और स्टब इज कॉल्ड हेड नोट। इट इज प्लेस्ड बिलो द टाइटल एंड इट इज एनक्लोज्ड। तो क्या हो जाता है, कभी कभी ऐसा है कि हमारा जो टेबल है, इसमें ऊपर टाइटल तो लिखा हमने, मगर कुछ जरूरी चीज टाइटल में लिख दिया हमने टेबल के बारे में, लेकिन कुछ जरूरी चीज और बाकी रह जाती है, उसको हम टाइटल के नीचे के लाइन पर ब्रैकेट में लिखते हैं, और वो ब्रैकेट में लिखा हुआ जो चीज है उसको हम बोलते हैं हेड नोट। उसमें कुछ रही हुई बाकी चीज की इंफॉर्मेशन जो है वो जरूरी रहती है हमको, वो लिखते हैं, जो टाइटल में हम स्पेसिफाई नहीं करना चाहेंगे, but that is important as such to read the table, to have proper understanding about the rows and column में क्या क्या है उसके बारे में भी कुछ लिखना हो तो जरूरी है वहां अपन हेड नोट में लिख देते हैं। नेक्स्ट, बॉडी पार्ट या खाली बॉडी, इट हैज, हेड नोट में लिखना तो ये लिख डालो, ब्रीफ एक्सप्लेनेटरी नोट relating to the table
which is not included in the title. Not in the title, nor in the caption or stub. ना ही उसको हमने स्टब पे लिखा है, ना ही उसको कैप्शन में। कैप्शन मतलब क्या है? कॉलम का टाइटल है ना, आगे किया ना अपन। स्टब मतलब अभी अपन ने किया, स्टब मतलब जो रो का टाइटल है, रो हेडिंग, आई मीन टू से कॉलम हेडिंग, उसको हम कैप्शन बोलेंगे। ना ही उसको कैप्शन में हमने मेंशन करा है, ना ही हमने उसको स्टब में मेंशन किया, ना ही उसको हमने टाइटल में मेंशन किया है। ताकि उसकी इंफॉर्मेशन दिखाना है तो किधर दिखाएंगे? वो हेड नोट में लिख देंगे, जो टाइटल के नीचे ब्रैकेट में, टेबल के ऊपर और टाइटल के नीचे, इस तरह से रहता है उसकी जगह। नेक्स्ट इज बॉडी. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल कंटेनिंग ऑल द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन. इट कंटेन्स important numerical information. अब ये कौन सा पार्ट हो गया मालूम है? मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। ये अपना टेबल है, ये तो हेडिंग का जगह है, रो कॉलम का हेडिंग, ये रो का हेडिंग। अच्छा, इसके अंदर हम जो इंफॉर्मेशन लिखते हैं, है ना, ये सब जानकारी लिखते किधर है कि नहीं? ये है बॉडी, समझते हैं? जिस जगह पे हम टेबल की मेन इंफॉर्मेशन लिखते हैं उसको हम बोलेंगे बॉडी। इसको हम बोलेंगे बॉडी। That's it. Next is footnote. तो भाई जी, जब हम इट प्लेस एट द एंड ऑफ द बिलो द बॉडी ऑफ द टेबल, टेबल खत्म होने के बाद, important part of the table containing all the below the body of the table, it usually contains note relating to the title or caption or stub which are difficult to understand. There may be more than one footnote. टेबल जो है वो खत्म होने के नीचे जो है, इधर इधर नीचे इधर फुटनोट लिखा जावे एट द एंड. देयर में भी मोर देन वन फुटनोट, है ना. इट में इंक्लूड द सोर्सेस ऑफ द डेटा. फुटनोट में खास तौर पे, एग्जांपल के तौर पे हम फुटनोट में क्या क्या लिखते हैं? तो के सोर्स, कहां से ये डाटा लेके आए हम, कोई सोर्स है तो बताएं. जैसे किसी ने, अपन ने इंटरनेट पे से किसी वेबसाइट से डेटा लिया हुआ है ना, तो डेटा कहाँ से लिया हुआ, इसका सोर्स का नोट लिखना जरूरी है. अच्छा, एक बात ध्यान रख लेना, मेन तो कभी कभी गवर्नमेंट के सोर्सेज से भी हम डेटा लेते हैं, तो गवर्नमेंट के कौन से डिपार्टमेंट से तुमने ये सोर्स का लिया हुआ है, रेफरेंस देना जरूरी है. रेफरेंस इज रिक्वायर्ड एज अ सोर्स नोट वी राइट इन द. अच्छा, एक मिनट, खाली सोर्स ही लिखा जाता है ऐसा नहीं है प्लीज. फुट नोट में नीचे देर में भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइटल और कैप्शन और स्टफ. इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टाइटल और कैप्शन और स्टफ. ये भी बोलते हैं लोग कि भाई नीचे फुट नोट में अपने वो सोर्स के साथ साथ ये भी जानकारी हम लिख सकते हैं. ऐसा नहीं कि खाली सोर्स ही लिखने के लिए फुट नोट बनता है, बट ज्यादातर करके फुट नोट में हमको सोर्स ही दिखने मिलता है. नेक्स्ट, बॉक्स हेड. The upper part of the table which include column and sub columns, numbers and units of measurement along which captions are called box head. The upper part of the table, take down the upper part of the table containing all the containing
is a table which includes the column and sub column numbers and unit of measurement and unit of measurement along with caption is called box head. Is called box head. भाई साहब next one is our diagramic presentation जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। उसके अलग अलग फॉर्मेट हैं, लेकिन एक बात बता दूं, इसका भी मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा मेरे को बनाने में टाइम लगेगा। ये पूरे जो मैंने स्ट्रक्चर्स के मुद्दे बताए हैं, टोटल देयर आर 8 पार्ट्स आई हैव शोन। टाइटल, टेबल नंबर से लेके टाइटल से लेके कैप्शन, स्टफ, बॉडी, हेड नोट, फुट नोट, बॉक्स हेड एक्सेट्रा, उस सभी के पार्ट्स आपको मुझे टेबल में बताने हैं। ये मैंने इंडिविजुअली जहाँ जरूरी था वहाँ मैंने बताया, but all together I can prepare one table which consists all these parts। आपको जानने में मिलता है कि इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, कहाँ इसको शो करते हैं, इसका क्या मतलब है या इसका क्या उपयोग है, दैट यू नो। तो ये सब चीज को टेक्निकली कैसे बोला जाता है ना, उसको हम समझते हैं और उस तरह से उसको टेक्निकली बोलने का प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर करके हम लोग कोई करते नहीं है ना। तो वो टेबल लिख दिया, मतलब हमको मालूम पड़ता है कि टेबल लिखने का जो है पैटर्न वो आपको आता है, मतलब खत्म हो गई बात। लेकिन उसको अलग अलग पार्ट्स को क्या बोलते हैं, कैसे बोलना है, क्या है उसका टेक्निकल टर्म रहते हैं, वो ज्यादातर करके अभी ये खाली हम बेसिक में जानते हैं, बाकी कोई उपयोग में लेता नहीं ज्यादातर। दैट इज व्हाट द सिचुएशन, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ योर, इसको बोलते हैं ना कि भाई कंटेंट में अपने को ये जरूरी है, उसको थोड़ा प्रिविलेज मिलना तो चाहिए ना भाई। ये सब चीज को हम लेके बैठे हैं, तो वी शुड सपोज टू गेट द नॉलेज अबाउट दिस, दो यू आर यूजिंग नॉट यूजिंग, दैट इज लीस्ट कंसर्न इन द प्रैक्टिकल लाइफ। और जरूरी सी बात है। तो हम इससे इस तरह से ये आज का लेक्चर खत्म करते हैं, कंटिन्यू करेंगे टुमारो। थैंक यू।